आज की वीडियो में मैं इन दोनों को, और उसमें भी खुसूसन आफ्ताब इकबाल साहब की वसातत से उनके शागिर्द हैं इमरान रियाज खान साहब, उनको भी ऑफर दे रहा हूं। और ये ऑफर उन्होंने खुद ही कर दी, करामत जाहिर हुई। मैंने तो पहले ही इरादा कर दिया था कि मैं ऑफर रखूंगा ये, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाएं, स्काइप पे, जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। जब मुनासिब समझे कुछ 4 बंदे इकट्ठे कर लें, हमारी तरफ से कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में। अब तो मसला ही कोई नहीं, आप जब चाहे जूम पे आ जाए, स्काइप पे आ जाए, नो प्रॉब्लम। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम लठ मार गुफ्तगू नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रीजनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आप चाहें तो, अगर नहीं चाहेंगे तो नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ही कबूल है। और नसी होना, हाँ नसी होना, इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से लिखवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। पांच बंदे सारे लंबे पे आ जाएंगे। पहले नंबर पे इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला, स्टूडेंट्स हैं मेरे। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैंने नमाज़ें इंजीनियर साहब की वजह से शुरू की हैं। मैंने जब बाकायदा नमाज पढ़ना शुरू की आज से कई साल पहले, तो उस वक्त मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, दीगर कुछ और उलमा इकराम को और मौलाना तारिक जमील साहब को मैं बड़ी बाकायदगी से सुनता था। तो भाई पूरी जिंदगी जितनी नमाजें पढ़ोगे तुम्हारी नमाजों का सवाब तो मुझे वैसे ही मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फैज़ अमीद को नहीं जाएगा, ना इमरान खान को सवाब जाएगा, ना आसिम मुनीर साहब को जाएगा। लेकिन एहतराम से उन्होंने बात की, पूरा व्लॉग उनका झूठ के ऊपर, प्रोपेगेंडा पे मबनी है, लेकिन डिसीव्ड है, इसलिए मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। आहा बहुत चंगा नाम है। वो मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज। इन्होंने पता ही नहीं है कि मैं तो मौलवी पूरा पै गया वहां, तुझे तो शायद कोई नहीं हो, मम्मी डैडी बर्गर खाने ले हो थोड़ा सा नहीं निकलता होना के, मैं तो कुछ नहीं समझता। दूसरे आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने खुद कहा कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूं, मैं एहतराम करता हूं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, उन्होंने रिस्पेक्ट दी। तीसरे नंबर पर जुनैद सलीम साहब, वो खुद भी स्टूडेंट है, उनका बेटा भी स्टूडेंट है, माशाअल्लाह ताला बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चौथे नंबर पे हर मौके पे जो लुच फ्राई करवाते हैं ना, वो सियासत.pk वाले हैं। उनके जो सौराब भाई हैं मेरे स्टूडेंट हैं, गलती हो जाती है फोन करता हूं, इंजीनियर साहब डिलीट कर देते हैं, हुक्म करें, मैंने कहा ना, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन गलती के बाद वही जो पाकिस्तानी कौम पहले गलती करती है, फिर कहती गलत हो गया। पांचवें नंबर पर आमिर मतीन साहब, वो भी, उनकी वाइफ भी स्टूडेंट है, बल्कि अभी मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसे शिफा दे, आप लोग भी दुआ करें, आमीन। पांचवें नंबर पे मैंने जिनका जिक्र किया उन्होंने तो व्लॉग भी नहीं बनाया, वो कहते हैं साहब मैंने देख लिया था ये वीडियो पुरानी है, ये मिसयूज हो रही है, तो मैं खुद ही पीछे हट गया। बाकी चार ने अपनी लाइल्मी की वजह से या शैतान के हत्थे चढ़कर, ज़ाहिर शैतान तो हर शख्स के साथ अटैच है, मेरे साथ भी अटैच है, मैं कोई मासूम तो नहीं हूं, लेकिन नीयत के ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि इसकी इंटेंशन मेलाफाइड है। मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर साहब आप नहीं है, ये कोई और आपके अंदर बोल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वहां बनता है जब आप अपने उस मेंबर को, अपनी उस सीट को, अपनी उस पोजीशन को जो दीन के हवाले से आपको अता हुई है, उसे अपने किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी बात आपने सजदा साहब के तौर पे की है या करवाई गई है, आई डोंट नो। एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, एनू दोबारा लॉन्च किया उन्होंने, कौन कह रहे जो खुद तनख्वाह खाते रहने, मैं तो एक दिन भी करवाया नहीं उन्होंने खाता। तो ये जब आप इंटेंशन के ऊपर फैसला करते हैं ना, फिर ज्यादा वाली बात होती है। ठीक हो गया जी। अब ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? सोमवार वाले दिन, ये भी पूरी प्लानिंग के साथ, इतवार की रात को क्लिप अपलोड हुआ, ठीक है। वीडियो खोली थे इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला, और वो अपने अकवाले ज़री इरशाद फरमा रहे। फिर एक एक करके सारे के सारे बाहर निकले, कई तो बेचारे अपने भोलपन में, बाद अपने डॉलर्स बनाने के लिए, सारे आगे जनाब क्लिप्स बनाते जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार देखो ये हमारे स्टूडेंट्स होके और इस तरीके से मामला को लेकर चल रहे हैं, इन्हें पता नहीं ये 7 महीने पुरानी वीडियो है। टीसीएम वालों को मैंने रिकॉर्डिंग दी थी, और उनके जो तलहा भाई हैं उनके अपने चैनल के ऊपर अपलोड है, तलहा अहद, इंशाअल्लाह ताला हम उसका लिंक भी दे देंगे। 1.5 घंटे की है वो, उसमें से 14 सेकंड, एक बंदे ने 2.5 मिनट, एक ने 4 मिनट, अंदाजा करो। तो मैंने वो हरकत नहीं की जो इन्होंने की थी। मैंने पता क्या किया, मैंने चुप करके फोन मिलाया। सबसे पहले मैंने जुनैद सलीम साहब को किया, मैंने कहा आपने वो वीडियो देखी? कहते मैंने वो कटा हुआ क्लिप, मैंने कहा उसमें तो 6 कटिंग है एक क्लिप के अंदर, तस्वीर का एक रुख बयान किया है और दूसरा भी हुआ है। कहते पूरी वीडियो भेजे, मैंने पूरी वीडियो भेजी, फिर उन्होंने अगला व्लॉग किया कि आपको मेरे बारे में बात करने से पहले मुझसे एक दफ़ा बात ज़रूर कर लेनी चाहिए थी फ़ोन पे। मैं तस्लीम करता हूं कि मेरी ये गलती थी कि मैंने उनसे बात नहीं की। और दूसरा उनका कहना यह था कि जिस बात पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस क्लिप पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो पूरा इंटरव्यू आपने सुना है? तो मैंने वाकई वो पूरा इंटरव्यू नहीं सुना था, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं पूरा इंटरव्यू सुन के दोबारा इस पर गुफ्तगू करूंगा। उसमें उन्होंने कुछ चीजें तो मानी कि मेलाफाइड इंटेंशन नहीं, एजेंसियों का बंदा नहीं, बस इसको समझ नहीं आई है। वो तो मैं आज साबित करूंगा समझ किसको नहीं आई भी। ये तो अल्लाह ताला जिसे समझ देना, जो चीजें न्यूटन को समझ नहीं आई थी 200-250 साल बाद आइंस्टाइन को समझ आ गई। ये तो नहीं आप कह सकता कोई कि आइंस्टाइन तो बहुत छोटा है, न्यूटन को लूं। तो इल्म की दुनिया इल्मी बात होगी। मैंने कहा ये कहते हैं जी छोड़ दें इंजीनियर साहब, मेरे तो अपने बेटे ने मुझे 9 क्लिप भेज दी है कि देखें ये 9 मई पे भी इंजीनियर साहब का क्लिप, 24 नवंबर पे भी कातलाना हमले के ऊपर भी, इन मसाइल के ऊपर इंजीनियर साहब के क्लिप है सारे, और आपने इन पे इस तरह वीडियो बना दिया। फिर मैंने राब्ता किया इमरान रियाज खान साहब से, उनके करीबी एक दोस्त है, उनका नाम भी जुनैद है। उन्होंने ऑडियो भेजी, इमरान रियाज ने मुझे ऑडियो वापस भेजी, जी इंजीनियर साहब की मैं वीडियो अभी भी देखता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो 7 महीने पुरानी है, और मुझे नहीं पता था उन्होंने इद्दत केस पे बात की है, सारी चीजों पे बात की है भाई। मिसिंग पर्संस पे आज तुम बात कर रहे हो, मैंने उस जमाने में की हुई है, उधर लगा के तो देखो। हमारे गुलाम आदर भाई ने सारी पुरानी मेरी वीडियो चला के ना इनका कच्चा चट्टा खोल दिया। मैंने नहीं उसको कहा, उसने खुद किया। मैं खुद करने पे आया तो मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये काबिल इस्लाह इस्लाह की जा सकती है। अच्छा जी, इमरान रियाज खान साहब का मसला हुआ, फिर आफ्ताब इकबाल साहब से राब्ता किया, वो कहते हैं साहब राब्ता किया था तो जवाब नहीं मिला। मैंने कहा जी आपने राब्ता किया है, रात के वक्त सुबह आपसे बात हो जानी थी, इतनी कौन सी ऐसा मसला था, आपने वीडियो पकड़ के रिकॉर्ड करवा दी, इंतजार कर लेते, कोई एटम बम तो नहीं गिरने लगा था मुल्क के ऊपर,
इंतजार कर लेते और एक्जैक्टली 24 घंटे के अंदर मैंने रब्ता कर लिया उनसे। खैर उन्होंने इसी वजह से फिर अगला व्लॉग भी रिकॉर्ड किया, उसमें कहा जी इंजीनियर साहब की कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी ना, मैं उन्हें यूं समझता हूं, लेकिन यूं है वो इंशाल्लाह ताला उसको भी मैं रिबटल कर दूंगा। ये भी हुए। फिर मैंने सुराब भाई को फोन किया, उन्होंने कहा जी हुक्म करें, मैं अपनी ट्वीट डिलीट कर देता हूं। मैंने कहा जी आपका चैनल ऐसा करता है, नहीं आप इंटरव्यू दें, अपनी क्लैरिफिकेशन दें इंशाल्लाह। मैंने कहा यार ये जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताना था कि अल्लाह से डरे, झूठ बोलने से पहले जरा देख लिया करें। फिर तारिक मतीन को फोन किया, उन्होंने कहा जी मैं तो वीडियो बनाई नहीं, मुझे तो पहले पता चल गया था। मैंने कहा मुझे तो उम्मीद थी कि आप भी अपना कुछ फ्राई करेंगे इसमें। कहते हैं नहीं मुझे पता था और मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट भी पता है कि इस तरह बात नहीं हुई थी, ऐसे हुई थी। तो जी मैंने ईमानदारी के साथ 5 बंदों के साथ बात की। उसके बाद आज मैं 7 दिन के बाद ऑलमोस्ट उस क्लिप के अपलोड होने के आपसे बैठ के लॉजिकली गुफ्तगू कर रहा हूं। सबसे रब्ता करने के बाद 5 कॉमन चीजें जिन पे हम एग्री किए हैं वो जरा आप सुन लें। मैं जरा इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियर के तरीके से ही इन्हें समझाऊंगा। 5 चीजों पे ये सब के सब एग्री किए मुझसे। कौन? इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, आफ्ताब इकबाल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जुनैद सलीम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, सियासत.pk के सोहराब भाई हाफिज़हुल्लाह ताला और तारिक मतीन साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ये पांचों इस बात पे मेरे साथ एग्री हैं 5 बातों पे। कॉमन पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था सिवाय तारिक मतीन के। उन्होंने कहा मुझे पता था इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। बाकी 4 ने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि ये 7 महीने पुरानी है। 26 नवंबर 2024 से भी 4 महीने पुरानी, जुलाई 2024 की ये वीडियो है। ये अपने आप को कहते हैं जर्नलिस्ट और हमें ये कहते हैं कि आप सियासत पे बात ना किया करें, आपको नहीं पता। और अपनी जर्नलिज्म का हाल है कि इन्हें ये नहीं पता कि वीडियो आपकी ये पुरानी है। लो सामो। और मेरी इस डांट को आपने एक टीचर की डांट समझना है, ये मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा। कॉमन पॉइंट नंबर 2, 5 ने माना कि इंजीनियर साहब आप वाहिद बंदे हैं जो 9 मई पर भी बोले, कातलाना हमला हुआ खान साहब पे उस पर भी बोले। उन दिनों तो हिंद मजहब का इल्जाम भी लगा था, प्राइम मिनिस्टरशिप से वो फारिग हो चुके थे और टीएलपी वाले उनके खिलाफ हंगामा कर रहे थे, मैं उस पर भी बोला। मिसिंग पर्संस के ऊपर पहले भी बोला, बाद में भी बोला, अब तक बोल रहा हूं। इद्दत केस के ऊपर तफसीली लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर भी बोला। सबने एग्री किया जी हमें पता नहीं था वीडियोस अपलोड। भाई यूट्यूब तो नहीं झूठ बोलती ना, यूट्यूब तो नून लीग एस्टैब्लिशमेंट या पीटीआई की नहीं है, नाम रेलवी देवबंदी वाले हदीस है। अल्लाह का शुक्र है वो गोरा साहब है, अपलोडिंग डेट नीचे आ जाती है। और इन वीडियोस की जो व्यूशिप है वो लाखों में है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 4 लाख। ये नहीं है कि किसी खोड में है कोई क्लिप। कॉमन पॉइंट नंबर 3, मैंने इन 5 को कहा कि मुझे बताओ जिन मौलवियों ने इमरान खान से फायदे उठाए, रो रो के दुआएं की, अपना कारोबार लॉन्च किया, उनकी तरफ से स्पोक्समैन बने हुए थे। ताहिर अशरफी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, और बाकी उलमा, नूरुल्लाह कादरी साहब, बाकी ये किधर है? इनके खिलाफ क्यों नहीं ट्रेंड चलाते? जिन्होंने तुमसे तनहाई लेकर खाई हुई है, फायदे उठाए हैं, इनके खिलाफ भी ट्रेंड चलाओ ना। कि क्यों नहीं बोल रहे? एक वीडियो उन्होंने निकाली हुई है, वो भी तारिक जमील साहब कुछ नहीं बोले हुए, मुझे पता है वो बहुत समझदार है। इन्होंने जानबूझ के उसकी हेडिंग ऊपर बना दी है कि वो बोल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। उनके जीन्स ही नहीं है इस तरह के कि वो बोल सके। उनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चला रहे हो, जिन्होंने फायदे भी उठाए। मेरे खिलाफ क्यों? इसका मतलब है गालिबिच कोई और है। सौदा मुक गया जे तां काम शुरू किया जाए, या आप लोगों को गालियां पड़ रही थी मुल्क छोड़ने के ऊपर, तो आपने कहा कि हम रुख ही दूसरी तरफ बदल दें। ये वो बातें जो इनके अपने लोग भी कह रहे हैं, शेर अफजल बरबर साहब, बाकी लोग। लेकिन चले ये बहुत सख्त जुमले होंगे, ये मैं सिर्फ इनको बताने के लिए कह रहा हूं कि मैं ये बोल सकता था जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसने जन रखता हूं कि आप शैतान के हत्थे चढ़े कम अज कम। कॉमन पॉइंट नंबर 4, सब ने कहा, वीडियो में भी कहा कि आपकी जो दीनी खिदमत है हम उनकी कदर करते हैं, आप रेफरेंस से बात करते हैं, आपने फिरका वारियत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, हम पहले भी आपके स्टूडेंट से आंदा भी लेंगे। देखिए मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मैं उनका फॉलोअर रहा हूं और मैं उनको सुनता रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, सारे स्टूडेंट छोड़ जाए, मैं तो अपनी औरत की फिक्र में हूं। हमें ये फर्क पड़ा है कि बाकी लोगों के खिलाफ तुम ट्रेंड चलाते हो ना, उनके सब्सक्राइबर्स 1.5 लाख कम हो जाते हैं, मेरे इस एक हफ्ते में 10,000 बढ़ गए। मनु तो फर्क पे आ जाए। लो सामो, तुम लोग ये समझते हो कि मैंने ये स्टूडेंट्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से लॉन्च किए, जिस तरह तुम लोग किसी जमाने में लॉन्च हुए थे। अब कह रहे हमने माफी मांग ली है। रुक जाओ। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं होती माफी। हाँ, और माफी तो बाकी लोग भी मांग चुके थे, वोट को इज्जत दे रहे थे, दोबारा से फिर उन्होंने बैत कर ली। तुम्हारा भी क्या एतबार है? आराम से देखेंगे, सब्र करो भी। तो दीनी खिदमत अल्लाह के फजल से हमने इसको अर्न किया है अपनी आखिरत की फिक्र में। हमें कोई इस तरह की धौं जबरदस्ती नहीं कर सकता अल्लाह के फजल से। कॉमन पॉइंट नंबर 5, इस पे भी वो एग्री किए, अगरचे वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब की फील्ड नहीं, वो ना बोले। अब वो देखे सारे कह रहे हैं नहीं आपको भी हक है, आप बोल सकते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर इंजीनियर साहब कहते हैं मेरे मकसद नहीं था पॉलिटिक्स पे बोलना, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, तो बोले क्यों है? और अगली बात भी सुनो ना, कटा हुआ क्लिप 5 कटिंग मैंने उसमें कहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे नौजवान बच्चों ने 90s की सियासत नहीं देखी हुई है, उस वक्त भी यही कुछ होता था। तो मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं कि इन पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे अपने मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करना। इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, तुम्हें यहां पे मरवा रहे हैं। किधर खान साहब के बच्चे? बाहर है जी, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा जी, तो हसन नवाज और हुसैन नवाज भी तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको क्यों ताना देते हो? तो ये ताने छोड़ दे, सब एक पूछो। हाँ, एक कुत्ता रोस्ट है, दूसरा बिल्ली रोस्ट है, दो ही ग्राम। हाँ जाहिर है, अब मान रहे कहते नहीं वो थोड़ा है कोई ज्यादा है। हाँ जी, ये वो गिलास है जिसमें 100 कतरे हैं गटर के, इसमें 1 है, तो ये पी लें जनाब, हम 1 वाला भी पीने के लिए तैयार नहीं, हम पाक पानी पिएंगे। इस तरह की हरकतें छोड़ दें। तो आप बात ना करें, आपकी फील्ड नहीं है। अपनी फील्ड ये कि सारे जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट की कब से फील्ड होगी वो पॉलिटिक्स पे बात करें? सिर्फ पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर सकता है। और अभी इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ने खुद माना, जो मैं कहता था ये नहीं मानते थे, अब उन्होंने माना कि इंजीनियर साहब जो आप कहते हैं ना बैलेंस बात किया करें, तो हम बैलेंस नहीं कर सकते, हम तो ये लाइन लेंगे। फिर आप मुझे बतौर साफी बैलेंस होने का मशवरा देंगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं इंजीनियर साहब कि मैं सही और गलत के बीच में बैलेंस नहीं हो सकता। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मैंने कई चीजों पे उन पे इख्तिलाफ किया और तनकीद की और भरपूर की। हो सकता है मैं आइंदा भी तनकीद करूं, लेकिन एक बात आप अपने ध्यान में रखें कि मैं मरे हुए को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं सहाफी होने से पहले एक इंसान भी हूं और मुसलमान भी हूं। तो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होना, मजलूम का साथ देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने खुद मान लिया कि मैं सहाफी नहीं हूं, मैं पीटीआई का फ्रंट मैन हूं, ये खुद माने उन्होंने। तो भाई सहाफत छोड़ दो,
आप ज्वाइन करो इसको, पॉलिटिक्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें कह रहे हैं पॉलिटिक्स में, और तुम्हारे अनपढ़ टीनेजर्स बच्चे पॉलिटिक्स पे कमेंट्स करें, गालियां लिखे लोगों को, उनको हक है, मुझे कोई हक नहीं है। और अल्लाह के फजल से तुमसे और तुम्हारे बड़ों से ज्यादा पॉलिटिक्स आती है। आज जिन लोगों को तुम लोग बड़ा पसंद कर रहे हो ना, इन्हीं लोगों से तुम लोग नफरत करते थे। मतीउल्लाह जान और इजाज सैयद मेरे एकेडमी में आए, हमारी एकेडमी में बैठे हुए लोगों ने मुंह बनाए हुए थे, जो यहाँ पे इमरान खान के हत्या चढ़े हुए थे, बूथे बने हुए थे इनके। आज हमें कहते हैं ये भाई देखें मतीउल्लाह जान ने क्या फरमाया, मैं कहता उम्र में मुझसे बड़े, मैं नाम नहीं लेता फिर बुरा मान जाएंगे। उस टाइम बूथे बनाए संसार ने, और सारे नीचे जी ओली भाई किनसे मिल रहे हैं। हालांकि मतीउल्लाह जान आज भी वहीं पे खड़ा है, असद अली तूर वहां पे खड़ा है, इजाज सैयद वहां पे खड़ा है, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, मुझसे राब्ते में हैं। और मेरे बारे में पूछ लेना कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या कीदा है, तो इजाज सैयद से पूछो, वो पीछे से जेलम के। और अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इजाज सैयद ने वहां खिताब किया और उसने इनके मुंह के ऊपर चपेट मारी है। उसने कहा कि अचकज़ई साहब के अलावा किसी को हक नहीं पहुंचता यहाँ पे कि वो नजरियाती बने। अगर कोई है नजरियाती तो अचकज़ई जो हमेशा से है। अभी मुझसे पहले पूछ लेता ना इजाज सैयद, तो मैं कहता ये भी उधर बोलना है तुमने, हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है। कभी हामिद मीर साहब की तारीफ कर दी, इनके बूथे बन जाते थे। आज हामिद मीर के बगैर चलते नहीं है लोग, तो हामिद मीर तो चेंज नहीं हुआ, तुम लोग चेंज हुए हो, हामिद मीर तो वही खड़ा है। तो आप कहना इंजीनियर साहब को पॉलिटिक्स का नहीं पता। चुनाचे मैं नहीं समझता कि इंजीनियर साहब को मामलात का अच्छी तरह इदराक है। और तो नहीं कोई पता, तो समझ आइए बुढ़े वेले इंजीनियर साहब उस टाइम भी उन्होंने सन। और अभी भी अगर मेरी गारंटी लेनी है उन्हीं से ले लो। असद अली तूर को फोन करो, मतीउल्लाह जान को फोन करो कि अली भाई के क्या थॉट्स हैं। मेरी जिंदगी में कभी कोई वक्त ही नहीं आया कि मैं इनका अलाकार बनाऊं। जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम 8 साल की उम्र में रसूलुल्लाह की तरबियत में थे, बाकी सहाबा तो काफिर से मुसलमान हुए, मौला अली ने तो आंख ही इस्लाम में खोली है। मैंने अपनी शऊर की आंख अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर जब खोली तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि ये सारा का सारा फ्रॉड चल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट अपने घोड़े लॉन्च करती है, फिर उनको यूज करके फेंक देती है। ये आपकी जिंदगी में है कि आप कभी नजरियाती नहीं थे और आज नजरियाती बने। हमें समझा रहे हो यार, कल के बच्चे आके उम्र में बेशक बड़े हो, इल्मी तौर पे बात करो। तो इस किस्म की बातें करके ट्रेंड चला के इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। अब मुझे बताएं, मैं जो आज इनका पोस्टमार्टम कर रहा हूं, इनका मुखालिफ साफी भी नहीं कर सकता, एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं कर सकती। और ये भी अगर मुझे ना तंग करते तो मैंने नहीं बोलना था। अब आ जाए 5 इल्मी पॉइंट्स जो इसको मैं रिबटल करूंगा। 5 तो मैंने बताया कॉमन पॉइंट्स, अब 5 इल्मी पॉइंट्स रिबटल करने के लिए। नंबर 1, ये ट्रेंड खुद साख्ता था अपने पर्सनल गेंस के लिए या शैतान के हत्थे चढ़कर, क्योंकि वीडियो थी ये जुलाई 2024 की और इसे इन्होंने जोड़ा 26 नवंबर के वाकये के साथ। 26 नवंबर से 4 महीने पुरानी वीडियो थी और कहते हैं जी इंजीनियर साहब 2.0 बन के लॉन्च हुए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। कौन कह रहे हैं? जो खुद तनख्वाहदार है। और जिसने ये वीडियो अपलोड की थी वो पता कौन है? नादिर बलोच, हमारे दोस्त हैं, सहाफी हैं। पहला क्लिप उन्होंने ट्वीट किया था, उससे इन सब लोगों ने व्लॉग बनाए। ये मुझे नहीं पता था। मैंने जब इमरान रियाज खान साहब से रब्ता किया तो उनके असिस्टेंट दोस्त जुनैद साहब जो है, जुनैद सलीम एक और जुनैद, मैंने कहा मुझे वो क्लिप चाहिए। उन्होंने ढूंढ के मुझे वो क्लिप भेजा, फिर मैंने कंफर्म किया, बाकी लोगों ने उसी क्लिप को चला के व्लॉग। मैंने सीधा फोन खड़काया नादिर बलोच को, मैंने कहा नादिर भाई ये आपने क्या हरकत की है? कहते हैं इंजीनियर साहब मेरे पास आया था, मैंने चढ़ा दिया। मैंने कहा उसमें देखा आपने 6 कटिंग है, सिर्फ एक तरफ की बात बयान हुई है, दूसरी तरफ की हुई नहीं हुई। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आपका दिमाग नहीं काम किया, आपके पास मेरा नंबर सेव है, एक फोन कॉल पे मैं अवेलेबल था। कहते हैं इंजीनियर साहब मुझे माफ कर दें, माजरत, मैं पूरी वीडियो चढ़ाऊंगा और माजरत भी कर दूंगा। आजकल वो हम न्यूज में प्रोड्यूसर है, मैंने उनको ऑफर की कि आप आ जाए एकेडमी। वैसे तो लोग हमसे पॉडकास्ट मांगते हैं तो हमने लाइन में लगाए, आपको मैं दे दूंगा, आके आप हमारे साथ बैठ के मुझसे ये बात कर सकते हैं। कहते हैं जैसे मैंने वो पूरी वीडियो 1.5 घंटे की देख ली है, ये इस तरह नहीं था, ये आपके साथ ज्यादती हुई है, मैं माजरत करता हूं। नादिर बलोच ने तो मुझसे की है माजरत, कम से कम मेरी को 4 दफा उसके बाद उनसे बात हो चुकी है और मैंने उनको कई नसीहतें की कि आपने इस तरह नहीं बनना कि कभी आप एस्टैब्लिशमेंट के अहलकार बने और बाद में आपको ये नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं जी साहब हम आपकी इस नसीहत पे पहले से अमल कर रहे हैं, हमें भी इस बात का पता है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं या उनके सपोर्टर्स, उनका शिकवा जो मुझसे था कि मैंने खान साहब से मुतालिक जो चीजें थी उनके ऊपर बयान नहीं किया, वो भी अपनी मौत मर गया। जाए यूट्यूब पे जाके लिखें, 9 मई के ऊपर मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। एक नहीं, उस रात को वीडियो आ गई थी, लाखों लोग देख चुके थे। जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर के साथ मैंने कहा था कि अगर तुम फैज हमीद को और बाजवा को सजा नहीं दे सकते तो पीटीआई वालों को अंदर ना करना। कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन उस गलती के सफाये के लिए ना बड़ा टाइम चाहिए। तो प्लीज खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वीडियो के जरिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पर्सनली भी जहां मेरा यानी सुनवाई है, मेरे स्टूडेंट्स तो आपको पता है हर जगह मौजूद है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए मुआफी की रविश इख्तियार करें। हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल ना बर्बाद करें। एक जज्बात में आके उन्होंने ऐसा मामला कर दिया, ये कोई आदि क्रिमिनल्स नहीं है, ठीक है? ये आपका राइट है कि वीडियो में लाके माफी मंगवाएं, ये आपका राइट है। उनके माँ बाप को भी साथ शामिल करें, वो भी वीडियो में आके कहेंगे हमारे बच्चों से गलती हुई, आंदा हरकत नहीं करेंगे। लेकिन ये हरकत आपने बिल्कुल नहीं करनी कि इन पे केसेस आप चलाने में, बिल्कुल हक बजाने में कानूनन अखलाकन नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप अखलाकन है तो सर जिन जिन लोगों ने इनकी तरबियत की थी ना, जो आपके इदारों से रिटायर्ड होकर याशी की जिंदगी इसमें गुजार रहे हैं, नाम लिए बगैर, पुराने जितने लोग हैं, उन सब के ऊपर भी यही मुकदमात कायम करें जो इन बच्चों के ऊपर आप करेंगे। और अगर आप उन पे नहीं कर रहे तो यार ये आपके कौम के बच्चे हैं, मैं हाथ जोड़कर उन तमाम बच्चों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। खुदा के लिए इनका मुस्तकबिल आपने तारीख नहीं करना, अल्लाह से डरें, इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें। ये मैं बात कर रहा था। कहते हैं इंजीनियर साहब बदल गए। इंजीनियर साहब नहीं बदले, तुम लोग बदले हो। पहले मतीउल्लाह जान को गालियां निकालते थे, आप कह रहे हो वो बड़ा अच्छा साफी है, हामिद भी बड़ा अच्छा साफी है। हम तो शुरू से तारीफ कर रहे थे, 2016 से कर रहे थे, बाकी इल्मी खिलाफ अपनी जगह। 26 नवंबर उसके ऊपर जो नमाजी को इन्होंने फेंका, उसके ऊपर मैंने सख्त वीडियो रिकॉर्ड करवाई। अच्छा, एक नहीं कई वीडियोस है मिसिंग पर्संस के ऊपर, खान साहब पे कातलाना अटैक हुआ उसके ऊपर, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर मैंने कहा कि 2018 से ज्यादा मुतनाज़ा इलेक्शंस हैं 2024 के। और मैं क्या करूं, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने में कामयाब हुआ है, तो ये बिल्कुल बात गलत होगी और झूठ के ऊपर मबनी होगी अगर हम इस तरह का कोई दावा करें। हमें ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख के जो चंद मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस हैं उनमें से ये एक इलेक्शन है। तनख्वाहें तुम लोगों ने खाई है, काम हमसे लेना चाहते हो। ये मैं पीटीआई के यूट्यूबर्स को कह रहा हूं, ना तुम्हारे लिए कभी काम किया है, ना उनके लिए कभी काम किया, ना आंदा करेंगे। इल्मी पॉइंट नंबर 4 वो है सोशल मीडिया जो गाइडेड लोग हैं इनके, उन्होंने 5 बड़ी चीजें मेरी इसमें पकड़ी हैं और वो भी डिसीव होने की वजह से जो इमरान रियाज खान साहब ने अपलोड की, बाकी तो सारी फजूल है, उनको खुद ही पता चल गया कि फजूल है। 5 कौन सी थी? नंबर 1 उन्होंने कहा काबे की छत वाला बयान जो है वो पुराना था, बनाया। तो आज मैं इस गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए इंजीनियर साहब आपका फिक्रा मुस्तार लेते हुए वो जो काबे की छत से मुतल्लिक आपने कहा है, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तब भी ये लॉस्ट इमेज रिट्रीव नहीं हो सकता।
अब पता चल गया टीसीएम की पॉडकास्ट में भी काबे की छत वाला बयान है, ये झूठ पकड़ा गया। नंबर 2, उन्होंने कहा आपने इमरान खान से माफी का मुतालबा किया, बाकियों से क्यों नहीं किया? फिर आप माफी का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान से। यार आप उन जर्नैलों को क्यों नहीं कहते जिन्होंने 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया? आप उन्हें क्यों नहीं कहते माफी मांगे जिन्होंने 26 नवंबर को इंसानों का कत्लेआम किया, लाइटें बंद करके, अंधाधुंध गोलियां चलाई, स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाई, लोगों को एहतजाज का हक नहीं दिया, जिसको आईन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एहतजाज कर सकते हैं, उनको गोलियां मारी। झूठ। उसी टीसीएम की पॉडकास्ट में मैंने तो आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को मेंशन करके कहा है कि तुम सब काबे की छत पर खड़े हो और कौम से माफी मांगो अपने पुराने गुनाहों के ऊपर। काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहां क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तीसरा, ये बड़ा टंग मारा है इमरान रियाज ने अपनी बेवकूफी में। कहते हैं इंजीनियर साहब खान साहब के कैरेक्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं। उस पॉडकास्ट में कह रहे हैं ना तो इसका माजी पता और ना पता मुस्तकबिल। तो इंजीनियर साहब अल्लाह का और उसका अपना मामला है, उसने कब कहा मैं पास आऊं? इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब किसी के माजी के ऊपर भी उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आपसे ज्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नजदीक उसके दर्जात आपसे ज्यादा बुलंद हो। तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या? आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी अपनी पॉलिटिकल राय हो सकती है। अब ये जो भी सुनता है कहते हैं वाकई यार इंजीनियर साहब ने तो जातियात के ऊपर हमला किया। अल्लाह के बंदो, मैं तो अपने मुखालिफिन की भी जातियात पे हमला नहीं करता, हालांकि मेरे कई मुखालिफिन ऐसे हैं जिनकी जाती बातें मुझे पता है। बेशर्मो उसको सुनते। मैंने पॉलिटिकल किरदार की बात की थी, इनके बाजी का नहीं पता, पहले तो एस्टैब्लिशमेंट की गोद में थे। अब ये नहीं कह रहे मैं पावर से आऊंगा, ये कहते हैं कि मुझे बिठाओ, इनको उठाओ और खत लिख ले आर्मी चीफ को। ये तो बाद में खत लिखे, तो मुझे नहीं पता इनका मुस्तकबिल क्या होगा कि ये यूटर्न गोद लेते हैं। इसको इमरान रियाज ने कहा कि मैं खान साहब के जाती किरदार पे बात करूं। कितनी बड़ी ये 2 नंबरी है। लेकिन मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, आजकल वैसे ही तुम्हें मुश्किल वक्त है कि ठीक है शैतान कहते चढ़ के तुमने ये बात की, लेकिन आप पूरी वीडियो के बाद माफी मांगो। अगली वीडियो में आके मासूम सा जुमला बोल रहे हैं हाँ मुझे पता चला ये पुरानी वीडियो। एक तो उन्होंने कहा कि ये क्लिप कुछ पुराना है, नया नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। यानी उनके जो अफकार हैं, जो इस क्लिप के अंदर वो जो बोल रहे हैं बातें, वो आज भी उन पे कायम है। तो तेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। तूने तो 26 नवंबर के ऊपर लगाया था कि उसके बाद लॉन्च हुआ है, और ये 26 नवंबर से 4 महीने पहले की वीडियो है। तेरा प्रोग्राम बढ़ गया, माफी मांग मुझसे। झूठ बोला तूने। हाँ पता चला इद्दत केस के, इद्दत वाले मामले में उन्होंने कोई बात की है? इद्दत केस नहीं, 9 मई पे बोला, मिसिंग पर्सन पे बोला, जो तूने मिसिंग करवाए थे फैज हमीद के साथ मिलकर और अदाकार उस वक्त बना हुआ था, उसमें भी बोला। कातलाना हमले के ऊपर मेरी वीडियो आई, 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर आई, और जिन मौलवियों के तुम यूं जाके हाथ चूमते हो ना तारिक जमील के और बाकियों के, उन्होंने तो एक जुमला भी नहीं बोला। तारिक जमील के खिलाफ भी कोई क्लिप बनाना इमरान रियाज, तो फिर मुझे तो बस आएगा कि तुम्हें लोग घोड़ा कह रहे थे, तो तुमने तवज्जो हटाने के लिए 7 महीना पुराना क्लिप काट के तो तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की। तुमने क्या समझा कि मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह तुम भी हो, तुम्हारा बड़ा मर जाएगा, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये मैं तुम लोगों को आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी खत्म नबूवत की बरकत से ये मजहबी प्लेटफॉर्म है, ये खत्म होने वाली नहीं इंशाअल्लाह ताला। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? और हमारे जितने स्टूडेंट्स इनके हत्थे चढ़कर इस वीडियो के बाद भी अलाकार बन रहे हैं, तो मैं उनसे ऐलान बरात करूंगा अगर कोई है। वैसे तो ऐसे नहीं होंगे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये याद रखे कि मैं उन्हें क़यामत वाले दिन भी माफ नहीं करूंगा इस झूठ के ऊपर। और बाज तो ऐसे बेशर्म होते हैं कट्टर किस्म के, पूरी बात सुन के भी उनका दिल नहीं मानता। और भाई दिल तो मेरा भी नहीं मानता था, बरेलवी गलत निकले। मैंने 2002 में खिलाफे काबा को पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी मारना। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बरेलवी छोड़ता, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि फ्रॉड है, तुम्हें पता चल गया कि फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है ये, जितनी बातें इसने की। और चौथी बात, 3 तो मैंने आपको बता दी, इसमें चौथी बात इसने की डिजिटल दहशतगर्दी। ये टर्म वो उनकी यूज कर रहा है। अब जरा ये जो आपका स्टेटमेंट है इंजीनियर साहब, इसकी मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, डिजिटल दहशतगर्दी। ये टर्म आपने कहां से सुनी? ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बोलते हैं। तुम 5th जनरेशन वार की फैज हमीद की जब टर्म यूज करते थे, तुम लोगों ने हजारों आईएसपीआर में बंदे भर्ती किए। उस वक्त कहते थे कि जी नून लीग को इंडिया वाले फंडिंग करते हैं। टीएलपी के बारे में हेडलाइन फवाद चौधरी की आई थी जियो पे 9 वाली कि जी पता चला है कि इतने लाख अकाउंट जो है वो इंडिया से टीएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये डिजिटल दहशतगर्द है, फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि उस वक्त टीएलपी के साथ ज्यादती भी हो रही थी, साद रिजवी को ना हक पकड़ा हुआ था और मैंने मुखालफत की थी। चले आज मैं आपको तीसरी बात बताऊं। जब फैज हमीद साहब डीजीआईएसआई थे, उस वक्त हमारे यहाँ जेल में एक नया आईएसआई का कर्नल आया, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट हूं इंजीनियर साहब का, मेरी वाइफ भी, तो मैं मिलना चाहता हूं। हमने मीटिंग रख ली, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, मिले वो इस जरिए से। ये खान साहब जब वजीर आजम से उस दौर की बात करते करते मुझे कहते हैं वो कि इंजीनियर साहब ये टीएलपी के बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि टीएलपी ने मेरे पे मर्डर अटेम्प्ट करवाए हुए थे। उस वक्त तक 2 मर्डर अटेम्प्ट हो चुके हुए थे, एक तो कंफर्म था, दूसरा मुझे याद नहीं कि हुआ था या नहीं हुआ था। मैंने कहा जी टीएलपी पे बंदी लगाना गलत है, साद रिजवी को छोड़ना चाहिए। कहते हैं आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल, पॉलिटिकल जमात है, आप आइन को नहीं तोड़ सकते। फिर मैंने कहा यार फैज हमीद साहब को कहना कि आपके भाई के बारे में बड़ी शिकायतें हैं कि वो जमीनों पे इस तरह कब्जे करता है, इस तरह फौज की बदनामी हो रही है, तो आप जरा अपने घर की भी सफाई करें। ये फैज हमीद जब आप समझ लें अनडिक्लेयर फिरौन था यहाँ का, तो मैं उसके कर्नल को ये बात कर रहा हूँ। कहते हैं इंजीनियर साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लॉन्च हुए हैं, और ये लोग हर वक्त उसकी तनख्वाही खाते फिरते थे, बातें मुझे करते हैं। ये 4 इतराज। 5वां उसने कहा कि जी इंजीनियर साहब जो नून लीग की जुबान बोल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं। या ये टर्म जो है वो मरियम नवाज बोलती है, या ये टर्म जो है पीएमएलएन के लोग ज्यादातर बोलते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है डिजिटल दहशतगर्दी, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतारफ करवाई थी, इसको आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये डिजिटल दहशतगर्द है। आपने बयानिया अपनाया एक मखसूस सेमत का, जिनको 17 सीटें मिली हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, पीएमएलएन और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। ये 5वां। इसी के ऊपर मैंने अगला इल्मी पॉइंट अलग से डिस्कस करना है। इल्मी पॉइंट नंबर 5, 2013 के इलेक्शन में मैंने खान साहब को ना सिर्फ वोट डाली बल्कि हजारों लोगों से डलवाई। 2013 में, 2014 में ये कंटेनर पे चढ़ गए एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे। ज़ाहिर जनरल पाशा साहब ने कहा कि आपको हम लॉन्च करते हैं, इंशाल्लाह ताला आप जीतेंगे। 2014 में ये जब धरनों में आए तो मैंने पीटीआई को खैर बात कह दिया। मैंने कहा यार ये एस्टैब्लिशमेंट का अलाकार बन गया, अब एस्टैब्लिशमेंट इसे यूज करेगी और टिश्यू पेपर की तरफ फेंकेगी।
मुझे 2014 में पता चला, खान को तो 2022 में पता चला ना कि मैं टिश्यू पेपर बन गया हूं, मुझे 2014 में पता चल गया। तो ये मुझे कह रहे हैं कि मैं उनका बंदा हूं। उसके बाद 2017 में मुझ पर एक झूठा केस बनाया कि जी ये दहशतगर्द यहां से भर्ती करके अफगानिस्तान भेजता है। वो इसलिए कि यहां पे जो एजेंसियों का बंदा था वो कट्टर बरेलवी था, उसने एक झूठी रिपोर्ट लिख दी। हमारे ऑफिस में गई, उन्होंने कहा इंजीनियर साहब आप रिटायरमेंट ले लें। मैं कहना इल्जाम लाना ओ लाओ जेड़ा मैं मनना भी मेरे ऊपर आपने बनू भैया कि हमायती होने का इल्जाम लगा दिया। मैं तो जो बंदियत को मानते ही नहीं हूं, तो मैंने वहां क्यों बंदे भर्ती करके भेजने हैं। हुआ यह था कि हमारे लेक्चर्स में एक स्टूडेंट बैठता था, वो चला गया था उस वक्त अफगानिस्तान और वहां वो मारा गया। पता चला जी वो हमारे दर्स में आके बैठता था, तो मेरा क्या लेना देना, मेरे दर्स में तो हर तरह के लोग आते हैं। तो उसने रिपोर्ट बना के भेज दी। मैं पीछे नहीं हटा, मैंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा किया। 1 साल तक बेइज्जत होते रहे, ये सारे रियासती इदारों के लोग आते थे, शौकत सिद्दीकी साहब इनको आड़े हाथों लेते थे, इसलिए तो बाद में निकाल भी दिया ना उनको। जब बिल्कुल फैसला होने के करीब था उस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब ने वो तकरीर मुशूर जमाना कर दी। सिद्दीकी साहब के पीछे आगे अतर मिनल्ला साहब, अतर मिनल्ला है ही बंदा फैज मीर का था, आजकल नजरियाती है मैं मानता हूं, लेकिन पुराने गुनाहों से तौबा मांग अतर मिनल्ला, तेरे पास मेरा केस लगा था। इसने दूसरी पेशी पे सारे केसेस फारिग कर दिए जी, फौज के केसेस हम सुन ही नहीं सकते। फिर मैंने इसको अपील की, सुप्रीम कोर्ट में करनी थी, वहां हमने अप्लाई किया। आपको मैं हैरान कौन बात बताऊं कि वकील भी डरते हैं इनके खिलाफ केस लेते हुए, रियासतीदारों के खिलाफ। खैर वो बड़ी मुश्किल से एक वकील अरेंज किया। इस दौरान हमारी दावत का इतना कद फैल गया तो मुझे काफी लोगों ने मशवरा दिया कि आप ना रिटायरमेंट ले जब ऑफर कर रहे हैं, वो कौन सा आपको जॉब से निकाल रहे हैं। तो मैंने अपनी लाइफ स्टोरी में रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा हमें तो नहीं पता जी इसको क्यों निकाला गया। इस बात से निकाला गया कि तुसी लोग बैठे सो बीच, हूं तौबा कर लीजिए मैं मानना, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ बैठे सब। लेकिन आखिरी वक्त तक मैंने कोशिश की, फिर आके अल्टीमेटली मैंने 2019-20 में रिटायरमेंट ले ली। मुझे पैसे भी इकट्ठे मिल गए जो थे, रिटायरमेंट उन्होंने मुझे पहले दी हुई थी, लेकिन मैं कह रहा था इस तरीके से मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा। कोई जेन्युइन चीज है तो वो बताओ, इस तरह तो तुम मुझे डिफेम कर रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक मजहबी प्लेटफॉर्म उससे पहले से लेके चल रहा हूं। मैं जॉब के दौरान पैरेलल में 9-10 साल की दावत का काम करता रहा हूं, मैं अभी भी चाहता था कि वैसे ही करूं। खैर ये उसकी स्टोरी थी, ये नवाज शरीफ साहब के दौर की बात है। उसके बाद खान साहब आए, मैंने इनको भी खत लिखा, लेकिन ज़ाहिर है ये लोग डरते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्टीमेटली ये मामला मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में तो बेहतर हो गया, कुब मेनू लाख पे कुब निकल गया। हाँ 2017 में जब इन्होंने मेरे पे केस बनाया था उस वक्त हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख थे, आज देख ले 30 लाख है। और दुनिया की कोई मस्जिद नहीं जहां पे ऑथेंटिक रिलीजियस प्लेटफॉर्म के तौर पे हमारे प्लेटफॉर्म को ना माना जाता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। प्रेगनेंसी की तकलीफ काट कर अल्लाह ताला एक प्यारा सा बच्चा देता है औरत को, लेकिन तकलीफ काटनी पड़ती है। मैंने भी बड़ी तकलीफें काटी है, मैं सारी तो बयान भी नहीं करता, हमारे साथियों को भी पता है, इनको भी मेरी वजह से तकलीफ काटनी पड़ी है। और अभी भी हम सारे एक अंडर थ्रेट जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे टीम मेंबर्स भी, उनकी फैमिलीज भी, हम लोग भी। अल्लाह से हमने अजर लेना, ये कोई इतना आसान नहीं है। काफिरों के मुल्क में दीन पे बात करना आसान है, मुसलमानों के मुल्क में बैठ के बड़ा मुश्किल है, ये आप लोगों को पता है। हर स्टूडेंट को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। आप लोगों में इतने गुस्से हैं कि आपके खिलाफ जुम्मे पढ़ाए जा रहे हैं, तो मेरे बारे में तो सारा गुस्सा आप जमा कर लेना, एक्सिस ऑफ ईवल तो बड़े समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब ने हमारा सियासी मजहब इख्तियार किया है, हमने खान साहब का मजहब नहीं इख्तियार किया। खान साहब को अब समझ आई है, काश अभी मजीद उनको समझ आ जाए कि फौज को खत नहीं लिखने, अवाम से रब्ता रखना है। फौज के जरिए आएंगे फिर वो आपको फेंक देंगे। रहा हमारा मामला, तो आजकल जो आपके रूह रवान है मोतीउल्लाह जान, एजाज सैयद और असद अली तूर, उनसे पूछ ले कि मैं क्या हूं, वो आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। ले जी ये तो हमारी गुफ्तगू कंक्लूड हुई, 5 इल्मी पॉइंट। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इमरान रियाज हाफिज़हुल्लाह ताला की एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो काट के ना शेयर करवा दी धरनों से मुतालिक कि देखो पहले ये बात करता था, अब ये बात करता है। हालांकि वो उस तरह नहीं थी, आमिर मीर साहब की गलती थी। फिर इन्होंने गुस्से में भरा हुआ व्लॉग किया इमरान रियाज ने कि आमिर मीर जो अपने आप को इतना बड़ा जर्नलिस्ट कहता है, उसने मेरे साथ ये किया, और आज देखें इसने भी वही काम मेरे साथ किया। बेशर्म आदमी, कहां की बात उठा के किस तरीके से उसे फिट की और एंड पे मासूम सी शक्ल बनाई। नहीं वो इंजीनियर साहब के नजरियात तो वही है, नजरियात को छोड़, पहले तू माफी मांग। तूने कहा 26 नवंबर के बाद ये लॉन्च हुआ है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया बकौल शेर अफजल मरवत साहब के। उसके बाद जो जो इल्जाम लगाए वो सब झूठ निकले। मैं 9 मई पे बोला हूं, मैं 26 नवंबर पे बोला हूं, मैं कातलाना हमले पर बोला, मैं मिसिंग पर्सन पे बोला, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन पे बोला, ये सारे के सारे इद्दत केस पे बोला। इद्दत पे तो मैं पूरा डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि आप ये हमारी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, इस किस्म के केसेस। उसकी प्रोसीडिंग मुझे तो बकायदा मैंने एजाज सैयद साहब से बात की, उन्होंने अपने एक दोस्त से मुझे पूरा वो फैसला लेके दिया जो जज ने लिखा था। उसमें इतनी गलीज गुफ्तगू थी, अल्लाह का शुक्र है अंग्रेजी में थी। पाकिस्तानियों को शुक्र है अंग्रेजी नहीं आती और गोरों को उर्दू नहीं आती, तो गोरों के हाथ को चढ़ गया ना अंग्रेजी वाला फैसला, तो वो मैंने सब कुछ उसको कहा कि ये गलत है। फिर मेरे पे इल्जाम ये कि मैं आलेकार बनूं, मेरे ख्याल में काफी बोल चुका हूं, इसको अब कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो इस तरह एक क्लिप चला, वहां सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब के थे। मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था और हम गाड़ी में जितने लोग मौजूद थे उनमें अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वालों की थी, और अचानक उनका एक क्लिप जो है वो चल गया। और उनका जो क्लिप है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल बातें थी। वो बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे जरूर बात करनी चाहिए और इंजीनियर साहब को कुछ चीजों के हकाइक बताने चाहिए। यार हमारे किसी स्टूडेंट ने तुम्हें मत नहीं दिया कि ये क्लिप कटा हुआ है और ये कितना पुराना है, और तुमने पकड़े पूरा व्लॉग बना दिया। अब शुक्र है समझ आ गई, तो मैं अखलाकन ये समझता हूं कि आपको माजरत करनी चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब ने, जुनैद सलीम साहब ने, और आपने भी किसी हद तक अपने नजरियात पे कायम रहते हुए शर्मिंदगी का तो इजहार किया कि ये इस तरह नहीं था, ऐसे था। अभी भी आपके काफी डाउट्स बाकी हैं, इंशाल्लाह जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी उसके बाद वो डाउट्स निकल जाएंगे आपके इंशाल्लाह ताला। आज के दिन मैं इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और उनके उस्ताद आफ्ताब इकबाल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है और दोनों मुझे दीन के रिश्ते में उस्ताद मानते हैं। मैं आपकी गुफ्तगू एक शागिर्द की हैसियत से सुनता रहा हूं और आइंदा भी सुनता रहूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ अगर नजरियाती इख्तलाफात हैं तो मैं आपकी वो बातें जिन्हें मैं पते की बातें समझता हूं मैं उसे इनहराफ करूंगा या इज्तनाब करूंगा, मैं वो सुनता रहूंगा। चुनांचे मेरा और आपका अदब का एक ताल्लुक है, आप मोहब्बत करते हैं एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में, शायद ये सोचकर कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं तो आप लिहाज करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। लिहाजा अब ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं उन्हें स्टूडेंट्स की तरह ही डील करूंगा और इनको मैं कतई नहीं कहूंगा कि इन्होंने एक लीडर की मोहब्बत में मुझ पर इस तरह एलिगेशंस लगाए, अनजाने में हो गया, इंसान है, गलती खा जाता है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों को, और उसमें भी खुसूसन आफ्ताब इकबाल साहब की वसातत से उनके शागिर्द हैं इमरान रियाज खान साहब,
उनको भी ऑफर दे रहा हूं, और ये ऑफर उन्होंने खुद ही कर दी, करामत जाहिर हुई। मैंने तो पहले ही इरादा कर दिया था कि मैं ऑफर रखूंगा ये, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाएं, स्काइप पे, जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। जब मुनासिब समझे कुछ 4 बंदे इकट्ठे कर लें, हमारी तरफ से कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में। अब तो मसला ही कोई नहीं, आप जब चाहे जूम पे आ जाए, स्काइप पे आ जाए, नो प्रॉब्लम। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम लठ मार गुफ्तगू नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रीजनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आप चाहें तो, अगर नहीं चाहेंगे तो नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ही कबूल है। और नसी होना, हाँ नसी होना, इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से लिखवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका बड़ा मैं हूं। इन्होंने खुद माना कि स्टूडेंट्स हैं, नमाज़ें इनकी वजह से शुरू की, इमरान रियाज ने कहा, तो ये तो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना। तो स्टूडेंट्स के साथ मैं शाहिद और बिलाल के चैनल पे बात करता हूं। तो शाहिद और बिलाल का चैनल पिछले 3 साल से रोजाना लाइव इशा के बाद 1.5 घंटा चलता है। किसी दिन आप तशरीफ लाएं, टाइम ले लें, बात कर लें। हमारे अकेडमी का नंबर भी है 032159000162, जिस पे मैं आप लोगों से राब्ते पे रहता हूं। ऑडियो मैसेज हमारे व्हाट्सएप के जरिए तबादला ख्याल होता रहता है, उस पर आप राब्ता करें, कोई टाइम रख लें, वो चलेगा लाइव। हाँ, कोई कटिंग नहीं होगी। आप लोगों ने जितने दावे किए हैं, या तो इस पे मुझसे माफी मांगेंगे, और अगर आप कायम है, ठीक है, सिर्फ इतनी माफी नहीं कि हमें आप पता चला वीडियो पुरानी थी, नहीं नहीं नहीं, वीडियो में जो आपने जमात लगाया वो भी वैसे नहीं है, क्योंकि आपने कटिंग वाली वीडियो देखी है। मैंने जो पूरी वीडियो कहते हैं पूरी भी देख ली है, पूरी भी अगर देखिए ना अपना चश्मा लगा के भाई, तो आपको तो वही नजर आएगा ना। मैंने बात की थी खान साहब के सियासी किरदार की, यू टर्न की, आपने उनको जाती किरदार बना दिया, तो कितना बड़ा इल्जाम है। ये तो बड़ी गिरी हुई हरकत है कि अगर मैं किसी के जाती किरदार पे इस तरीके से बोल रहा हूं, और मैं बोला भी नहीं था। आपने कहा कि पहले ये कहता था काबे की छत, अब नहीं कहता। उसी में मैंने काबे की छत पे आपके बड़े को भी चढ़ाया, नून लीग के बड़े को भी चढ़ाया, आर्मी चीफ को भी और चीफ जस्टिस को भी, ये भी आपका झूठ निकला। तो भाई अब ऑफर भी आपने की थी, मैंने खुद लगानी थी, लेकिन ये तो करामत हो गई ना। आप अगर अपनी ऑफर से आप भागते हैं, आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज ये दोनों इकट्ठे हैं, ये उस्ताद शागिर्द हैं, या इमरान रियाज साहब नहीं बैठते, तो फिर हम कहने पर मजबूर होंगे कि गल विच कोई हो रहा है। अभी तक मैं उसने जान रख लेता हूं। मैं नहीं कहता कि इनको लोग भगोड़ा कह रहे थे, उसकी वजह से इन्होंने रुख बदला, मैं नहीं कहता। मैं उसने जान रखता हूं कि डिसीव हुए, लेकिन ये ऑफर खुद की आपके उस्ताद ने, और आपको मेरी तरफ से है। आफ्ताब इकबाल साहब बीच में बेशक एंकर बन जाए, इमरान रियाज जितने उन्होंने जुमले बोले एक एक करके बोले, और वो टीसीएम की पॉडकास्ट लगाएं। पहले तो माफी मांगे ना कि 7 महीने पुरानी थी, मैंने इसे 26 नवंबर के साथ रेट गलत किया, क्योंकि उससे भी ये 4 महीने पहले की थी, और ये भी माने कि ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। मैं तो तुमसे गिला कर रहा था कि तुम भी आलेकार बने, और आज निकल के तो फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हो, तुम लोग बेनिफिशियरी हो इनके। बाद में ये कर रहा था, इसने उलट के मेरे सामने रख दी। तो ये एक एक चलाओ वीडियो, साबित करो। मैं अपने 30 लाख जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं और इनडायरेक्ट करोड़ों स्टूडेंट्स के सामने इस वीडियो में कह रहा हूं कि मैं वीडियो में लाइव माफी मांगूंगा अगर बात वो वैसे निकली जैसा तुम कह रहे हो। ठीक है ना जी, इससे बड़ी कोई ऑफर हो सकती है? अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूं और पीटीआई के ब्लाइंड फॉलोअर्स को, अगर ये इस ऑफर से भागते हैं, जो ये खुद भी दे चुके हैं और मेरी तरफ से, तो आपने समझ लेना है कि सब कुछ इन्होंने व्यूज की खातिर किया या अपनी पार्टी की मोहब्बत में किया, लेकिन अभी नहीं समझना आपने। इन्होंने तो पहले रिक्रूट कर लिया था ना, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है, वो तो आज मैंने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। अब मैं इनको तैयारी का भी वक्त देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अगले इतवार आ जाए, टाइम क्या तक जाए, एक एक झूठ अपना साबित करो। अदरवाइज आप लोगों ने अपनी दुनिया भी खराब की, अपनी आखिरत भी बर्बाद की। अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि अखलाकन मैं माफ करूंगा, यह हुकूकुल इबाद का मामला है। तैयारी करो, जिसको रुला सकते हो ना रुलाओ। आपके आदिल राजा ने कहा था इंजीनियर साहब को बुला के ओहदा ऑफर किया गया, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब देखे कहते हैं हमें पता चला इंजीनियर साहब पे कातलाना हमला होने वाला था, तो एजेंसियों ने रोक दिया उसकी खिदमत में। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन बताती है कि जब आप इस तरह खतरात से खेल रहे थे और आप पर 2-3 अटेम्प्ट्स मजीद होने वाली थी, हत्ता कि इंटेलिजेंस वालों ने आपको इन्फॉर्म किया, तो एन उस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही से कुछ लोगों ने आपको रेस्क्यू किया था, बीच बचाव करके कुछ लोगों को, और बाज नेक काम भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से सरजद होते रहते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाचे उस मजबूरी के तहत, शायद पे बैक के तौर पे या एहसानमंदी के तौर पर, आपने रिसेंटली जो कुछ इमरान खान के हवाले से कहा है वो सरासर बेसरोपा है, उसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं। एजेंसियों ने कहा से रोका, 7 दफा तो हो चुका है। ये रोकने जोगे होते तो बाहर पकड़ते। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सिक्योरिटी होती है, इन्होंने तो हमें दी हुई है। अदरवाइज हमारी अपनी सिक्योरिटी है जो इन मामलों को देख रही होती है। तो वो इंजीनियर साहब को फाइलें दिखाएगी, और यार मैं कोई इमरान रियाज फाइलें दिखाएंगे, खुद से बात कर दिया। तो अगर आप बाकी साफी हैं तो इस चीज का सबूत दें, अदरवाइज फिर माफी मांगे। अगर सबूत नहीं आपके पास, तो आप मेरी गुफ्तगू में से साबित करते हैं। मैं उसमें आसमा जहांगीर की तारीफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं माफी मांगनी चाहिए आसमा जहांगीर से भी, अहमद मीर से भी। जब ये बोला करते थे तो ये लोग उनको कहते थे गद्दार वतन, और उनके कहने वालों में ये भी शामिल था। आप कहते माफी मांग ली, माफी तो मांग ली भाई, तो किया तो तुम लोगों ने, हमने तो कभी भी उनकी पार्टी इख्तियार नहीं की। पार्टी तो तुमने बदल के हमारे साथ आए हो। तुम्हारा बड़ा भी महात्मा भी अब इस तरफ आया, पहले तो उनकी जुबान बोल रहा था। हम तो कभी भी वैसे नहीं रहे, हम तो मौला अली की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो शऊर की आंखें खोली है। काफिर से मुसलमान नहीं हुए वे, यानी उधर से इधर नहीं आए हुए, इधर ही थे हमेशा। तो ये ऑफर अगर ये कबूल नहीं करते, जो इन्होंने खुद किया, और मेरे साथ लाइव नहीं बैठते, तो आप समझ लें कि ये कमजोर ग्राउंड्स के ऊपर खड़े। अब ये ना करना कि एक और वीडियो बना देना अपने लोगों को गुमराह करने के लिए, वीडियो नहीं उन चढ़े पड़ो। और ये इस वक्त सबसे बड़ा सरगना है इनका, इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ये एक बात करते हैं, सारे फिर जो ना एक एक करके व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं पहले भी कहता था बड़ों से बात करो, तुम्हारा भी ये बड़ा है, ठीक है निकालो इसे। और उसका जो बड़ा आफ्ताब इकबाल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने कहा कि लाइव बैठते हैं। बिल्कुल, आप दोनों बैठो, मैं बैठूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक एक जो इल्जाम है जो मेरे ऊपर तुमने लगाया, मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि तुमने गलत कहा, ठीक है। मैं ना एस्टैब्लिशमेंट का कोई आलाकार हूं, ना नून लीग का, और ना मैं पीटीआई का हूं। मुझसे मेरे बारे में बात करो जो तुमने इल्जाम लगाया, अदरवाइज गैर मशरूत माफी मांग लो तो मामला खत्म। अदरवाइज मैंने अब इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी, हमारा टाइम इससे ज्यादा कीमती है। लेकिन चूंकि हमारे स्टूडेंट्स अक्सरियत यंग जनरेशन है, तुम्हारे हाथों गुमराह होते हैं, तो जिस तरह मैंने उनकी आखिरत बचाई है अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया, मैं उनकी दुनिया भी बर्बाद होने से बचाना चाहता हूं, और इस दुनिया के जरिए उनकी आखिरत बर्बाद ना हो कि ऐसे लोगों को मजहबी पेशवा बना लें कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो इसलिए मैं मजबूरन ये बोल रहा था। तो इंशाअल्लाह ताला जुनेद सलीम साहब भी बैठना चाहें बैठ जाए, कोई मसला नहीं उनके साथ। लेकिन
इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल, ये दो तो पहले बैठेंगे, नहीं बैठते तो समझ लो कि गालिब कोई और है। हाँ, मैं आज की डेट तक यानी कि 2 मार्च 2025 मुताबिक यकुम रमजान मुबारक 1446 हिजरी हुस्न ज़ानी रखूंगा कि ये शैतान के हत्थे चढ़ गए या डिसीव हो गए, इसलिए इन्होंने ये किया। माफी मांगने में शर्म आती है या वो समझते हैं कि हम अपनी जगह पे ठीक है, तो मैं लाइव भी बैठने के लिए तैयार हूं। और अगर आप नहीं बैठते तो फिर आप समझ लें कि गालिब कोई और है। तो हम आपको टाइम लंबा देते हैं, ठीक है, क़यामत तक टाइम है। ये तो एक मुहावरतन बात है। वैसे मेरा ख्याल है कि जिसके हाथों ये गुमराह हुए ना, उसके आजाद होने से पहले पहले ही कर लेते हैं, यानी रमजान शरीफ के अंदर ही, ठीक है ना। 5 हफ्ते बहुत है ना, ये तो इतने चैंपियन बने होते हैं, इतनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ठीक है ना जी। तो रमजान शरीफ के अंदर जब आप चाहें, रमजान शरीफ में हमारे लाइव सेशंस होते हैं रात को 10 बजे, हफ्ता इतवार को छोड़ के, उसमें आ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके चैनल पे आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन आने से पहले मेरी वो पूरी वीडियो देखनी है, ताकि ये ना हो कि मैं फिर कहूं कि फलां सेकंड के ऊपर मैंने ये बोला हुआ लगा, तुझे पता नहीं चला। पूरी तैयारी करके बैठना। इरशाद भट्टी साहब आए थे ना, वो आप जरा पॉडकास्ट देखे, वो समय मैं सलीम साहब के सामने बैठा हूं, 10-15 मिनट में समझ आ गई। मैं कहा भट्टी साहब वापस जाओ, तैयारी करके आओ। वही जो मौलवियों के जमात है ना, उठा के सारे ले आए, आपने ये कह दिया, ये कह दिया, तो इनको मैं कहता हूं यार तैयारी करो। पहले भी मैंने कहा था अपना बड़ा लॉन्च करो, अल्लाह का शुक्र है दोनों बड़े लॉन्च हो गए। आफ्ताब इकबाल साहब भी हाफिज़हुल्लाह ताला और इमरान रियाज साहब भी हाफिज़हुल्लाह ताला लॉन्च हो गए। तो मेरी पॉडकास्ट TCM वाली लाजमी देखें, उसकी हाईलाइट सिर्फ मैं इसमें चलाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैंने उसमें क्या क्या बातें की हैं जो इनसे मुतालिक है। वैसे तो मैंने जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट को और मामलात में, फिलिस्तीन के मसले में, आसमा जहांगीर के मसले में, इसी तरीके से और इशूज में जो जिस तरीके से आड़े हाथों लिया ना, वो तो अलग, सिर्फ इनके हिस्से का मैं पोर्शन लगा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था, अल्लाह के फजल से। अब आखिर में मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से और 12 इमामों की बरकत से, 12 की निस्बत से हाफ 24 नंबर हाँ, वो कहते हैं 24 गिद्ध के हरूफ अबजद है, और गिद्ध जो है वो गोश्तखोर है, और वहाबी के भी हरूफ अबजद जो है वो 24 है, वो ईमानखोर है। ये लाइटर मूड में बात करूं तो हाफ 24 नंबर यानी कि 12 मैं एग्जांपल्स देने लगा, ये भी उसके साथ ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि फिर अब मेरी बारी आएगी। पहले तो मैं अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब दूंगा ना, फिर मैं ये 12 बातें आपसे पूछूंगा। आपका पेपर भी मैं आउट कर रहा हूं कि मैंने ये 12 बातें पूछनी, वैसे तो कई दर्जन है, लेकिन ये 12 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख के आपका पेपर आउट कर रहा हूं। मैं तो अपनी उन बातों को जस्टिफाई करूंगा, आप लोगों ने भी अपनी 12 बातों को जस्टिफाई करना है। एग्जांपल नंबर 1, आपका धरना हलाल और TLP का धरना आपके दौरे हुकूमत में हराम। वहां पे खान साहब ने भी आके तकरीर की कि इस तरह तो नहीं मुल्क चलेगा, और फवाद चौधरी साहब ने कहा इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, ये 5th जनरेशन वार है, ये डिजिटल दहशतगर्दी है। नो की हेडलाइंस में पहली खबर चली थी। हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लबैक को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक अस्करी तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उसे दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाएगा। जो भारत से इनको ऑनलाइन सपोर्ट मिलती है, उस हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने बात की। तो आपने हमें बताना है कि उस वक्त जो TLP कर रही थी, क्या वो डिजिटल दहशतगर्दी थी और उनका धरना हराम था, और आपका धरना हलाल है। एग्जांपल नंबर 1 मौलवी अलवानी पे है, इंजीनियर पे है। एग्जांपल नंबर 2, आप जो फौज के हाथों गुमराह होकर बकौल आपके 5th जनरेशन वार लड़ते रहे, आपने माफी भी मांगी मिसिंग पर्सन के मसले पर, तो उस वक्त ये जो आप वार लड़ रहे थे वो जंग हलाल थी, और आज की डिजिटल दहशतगर्दी वाली जो जंग है ये हराम है। ये आपने जरा बताना है कि हलाल कौन सी है और हराम कौन सी है। एग्जांपल नंबर 3, आपका मुल्क छोड़कर जाना हलाल हिजरत और सुन्नत इब्राहिमी। हाँ, क्योंकि यहां पे जाली केसेस बना देते हैं। आपके मुखालिफिन जाली केसेस से डर कर मुल्क छोड़ जाए, उनको कहते हैं कि ये भगोड़े हैं। तो बताना हलाल भगोड़ा कौन सा होता है, हराम कौन सा भगोड़ा होता है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4, आपके दौर में जियो के ऊपर पाबंदी लगे और कैंट एरिया में जियो चलने ना दे। उन दिनों में मैंने बकायदा फोन करके इनको थ्रेट की थी केबल वालों को, मैंने कहा बेशर्मो शर्म करो, फौज के डर की वजह से जियो नहीं चलने दे रहे कैंट एरिया में तुम लोग। तुम्हारे महात्मा के दौर में जियो बंद हो, कैंट में ना चले, क्योंकि उस वक्त तुम लोग उनकी तरह खा रहे थे। तो ये मीडिया पर पाबंदी हलाल, आज के दौर में ARY के ऊपर पाबंदी हराम। एग्जांपल नंबर 5, 2018 में RTS बैठ जाए और आपको इलेक्शन जिताया जाए तो हलाल, और 8 फरवरी का ये वाला इलेक्शन फॉर्म 47 वाला ये हराम। वाह, अच्छा ये ना समझिएगा कि मुझे किसी साफी ने तैयारी करवाई है, नो 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 नो, मुझे शायद कुछ हो रहा, इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल जब होता है, देखो मेरे पास मौलवियों की डिग्री नहीं, तो मौलवी किस तरीके से भागते हैं मुझसे इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने उलमा से ही सीखा है, उन्हीं की किताबें पढ़ी हैं और मैं मुसल्लत हूं, इन्हीं सारे साफियों से मैंने सीखा, इन पे मुसल्लत हूं। ये सारी एग्जांपल जो मैंने बैठ के ये एक दिन में मैंने सारा अपना लेक्चर लिख लिया था, मैं इंतजार कर रहा सी कि इतवार आए तो मैंने मंजी ठोका। मनु पता है मैं झाड़े किस तरह कटे रहे, एक वाइज लेक्चर है मैं 3 दिन पहले लिख लिया सी। वैसे मैं आखिरी दिन बाजू का स्ट्रांग रूम में ना, यहां अंदर आने से पहले अपना लेक्चर लिख रहा था कि आज मैं चलो ये बयान कर देता हूं, लेकिन इतनी वाटी बड़ा सी, क्योंकि इन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी लूज करने की कोशिश की है। मुझे ये गाली दें कि मैं बनु उमैया का हूं, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे मौला अली का शिया क्या और क्या उसमें गुलूफ करता है, ये तो बर्दाश्त करूंगा। मुझे तुमने एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कहा, जबकि तुम लोग थे, और आज तुम मेरे मजहब पर आए, तुम्हारा बड़ा मेरे मजहब पे आया, ठीक है। एजाज सैयद और मतीउल्लाह जान तो मुझे आगे मिले थे ना, उस वक्त तुम लोगों ने ट्रोलिंग की थी कि ये तो फौज के खिलाफ बोलते हैं, ये उनके आलाकार है। आज जो है हर जगह मतीउल्लाह जान हो रही है, एजाज सैयद हो रही है, बल्कि इनके कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लेक्चर दिया आके। एग्जांपल नंबर 6, आपका कंटेनर पर मजहबी टच देना हलाल। कहा खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल दे दें। खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल दे दें कोई। और वो टच इतना खतरनाक हुआ कि एजाज चौधरी साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक है, दीनदार आदमी है,
अभी तक 9 मई के केस में अंदर है, उनकी जमानत भी नहीं हो रही। यार उस बंदे ने देखो अपने लीडर की मोहब्बत में अपनी आखिरत बर्बाद की। मौदूदी साहब का साथी होकर उसकी मौजूदगी में एक बच्चा वहां पे कह रहा है कि दुनिया में 2 खुशनसीब मां बाप है, एक सैयदा आमना और सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम, जिनका बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। उनके बाद अगर कोई खुशनसीब है तो वो इमरान खान साहब के वालिदैन है। अस्तगफिरुल्लाह। और किसी ने उसे मना नहीं किया। इसमें कोई व्लॉग नहीं आया इनका कि क्या हो रहा है, तुम्हारा मजहबी टच हलाल, और मौला फजल रहमान साहब जब मजहबी टच दें यहूदी एजेंट के नाम के ऊपर या खत्म नबूवत के नाम के ऊपर, और हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये गैर मुल्की एजेंट है, यहूदी एजेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के आईन के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ उसका एजेंडा है। टीएलपी मजहबी टच दे खत्म नबूवत के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मजहबी टच हराम जी। एग्जांपल नंबर 7, आपका सेम पेज हलाल और आज शहबाज शरीफ साहब का सेम पेज हराम। और देखें जुनैद सलीम साहब ने अपने ब्लॉग में कहा कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म भी कोई नहीं है। यार इन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल देखो। और मैं तो टॉन्ट करवा रहा था कि पहले इमरान खान को उन्होंने पाला था, लेकिन वो उतना फरमाबरदार नहीं था जितना आप मिल गया। ये मैं टॉन्ट कर रहा हूं, और इन साफियों का इंटेलेक्चुअल लेवल जो इंजीनियर साहब चाहते थे बात करो, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है। वो टीसीएम की पॉडकास्ट में मैं ये मजाही अंदाज में कह रहा हूं कि अब तो उनको इमरान प्लस मिल गया शहबाज शरीफ, ये तो मुझे लगता है याद वज़ीर आज़म होगा, और वो कहते हैं कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा वज़ीर आज़म है। ए लेवल जे ਤੁਹਾਡੇ यूट्यूबर ਦਾ साफियां ਦਾ ए ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ हाल जे, छोटे तो छड़ दो। शहबाज गिल पे मुझे गिला है, उसमें मुश्किल वक्त आया था, मैंने क्लिप चढ़ाया था, और देखो आज वो किस तरह की जुबान मेरे बारे में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि मैं उसे साफी भी नहीं मानता, वो अपने डॉलर्स पक्के कर रहा है, लेकिन शर्म या कोई नहीं है, बेशर्मी के साथ। लेकिन मैंने अभी के बड़ों को पकड़ लिया, आओ ऑफर की है सामने आओ, तुमने भी खुद कहा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 8, आपके दौर में पीका ऑर्डिनेंस आना हलाल, ये फजाइल सुनाया करते थे इमरान रियाज साहब। आज़म ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तनकीद मुस्तरद कर दी। पीका लॉ 2016 में बना था, इस पे सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। आज कह रहे हैं नहीं ये तो बड़ा जुल्म है, पीका ऑर्डिनेंस जो आज वाला आया हुआ है वो भी जुल्म था, आज वाला भी जुल्म है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, तुम करते रहो। पीका ऑर्डिनेंस तुम्हारे दौर का भी हराम ही था, आज भी हराम ही है। आपका पीका ऑर्डिनेंस हलाल, आज का पीका ऑर्डिनेंस हराम। हम कहते हैं कॉन्सेंसस के साथ चीजें डेवलप होनी चाहिए। वैसे गवर्नमेंट बैकफुट पे है, वो साथियों से मीटिंग करके उम्मीद है कि इसमें जो कमजोरियां वो दूर करेंगे। एग्जांपल नंबर 9, आप जो बूट को इज्जत देते हैं एक्सटेंशन देकर बाजवा साहब को, वो हलाल नहीं। आप माफी मांगी, अच्छा आप माफी मांग ली है, आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर वाकई गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। एक को जो फिर वो नवाज साहब भी कहते थे मैं वोट को इज्जत दूंगा, दोबारा से देख ले बूट को इज्जत दे दी उन्होंने। हाँ? इसको भी आना फरो, ये भी देगा, कहते नहीं अभी दी तो मियां सब्र करो, इंतजार करो। हाँ? हम ये नहीं कहते कि देगा, हम ये भी नहीं कहते कि ना देगा, लेकिन इंतजार करो, मसीहा ना बनाओ। एक कुत्ता रोस्ट है, दूसरा बिल्ली रोस्ट है। हाँ? जब भी ऑफर होती है वो मंगा चल पड़ते हैं। अभी छोड़ दो, अभी इसके ऊपर आओ कि आप चीफ को एक्सटेंशन दो तो ये हलाल, और आज अगर कोई एक्सटेंशन दे तो ये हराम। हालांकि अभी एक्सटेंशन नहीं आई, अभी तो एक कानून पास हुआ है, हो सकता है एक्सटेंशन आ भी जाए। एग्जांपल नंबर 10, आपके दौर में जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ये कहे कि एजेंसियां बेंच बनवाती हैं और वो तकरीर करें और तुम लोग उसको नौकरी से फारिग करवा दो साकिब निज़ार के जरिए। मैं शौकत सिद्दीकी साहब को जाती तौर पर जानता हूं, खौफ खुदा रखने वाला दीनदार आदमी है, मौला मदूदी के मानने वालों में से, उनके वाले साहब उनके बहुत क्लोज थे, परहेजगार आदमी है। फैज हमीद इनके घर गया था और इन्होंने मुझे उस वक्त बता दिया था कि मैंने उसे शटअप कॉल दी है। उस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब के साथ आप लोगों ने जुल्म किया, उस वक्त उनकी तकरीर करना तुम्हारे नजदीक तो वो हराम थी और उसके खिलाफ बोलना हलाल था। और आज 6 जजों ने खाते जो लिखा है और उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो कह रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताओ तुम किसी का भी खड़े हो। और वो 6 जजों ने खात स्टार्ट इससे किया कि जी पहले भी हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जज है शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी कहा था। और भाई जब उन्होंने कहा था उस वक्त तुम 6 तो खड़े नहीं हुए थे, कुछ तो है भी नहीं थे, कुछ थे वो नहीं खड़े हुए। तो अब तुमने बताना है कि किस वक्त अदलिया में मुदाखलत के ऊपर बोलना हलाल होता है और कब बोलना हराम होता है। एग्जाम्पल नंबर 11, आपके दौर में आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और हलाल बाप, और आज के दौर में आर्मी चीफ कौम का बाप नहीं है, ये हराम बाप बन गया। 12 नंबर, आपके दौर में अगर अमेरिकन मुदाखलत हो और आपकी गवर्नमेंट को फारिग किया जाए बकौल आपके, हम इसको आप ही रखते हैं। नहीं, मैं अमेरिका से पूछता हूं तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? तो आप उसे कहते हैं कि जी इसके खिलाफ बोलना हलाल है और एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम तो नहीं। तो अब ट्रंप के गुलाम हो गए हो, अब हलाल हो गया है अमेरिकन मुदाखलत। ट्रंप से कितने महीनों से ट्वीटें करा रहे, ट्रंप ये कर देगा, ट्रंप कोई भी करेगा। इन सब लोगों के अपने मफादात होते हैं, वो तो फलस्तीन को भी अडप कर गया जालिम आदमी। ये मैंने सिर्फ 12 मिसालें रखी हैं और ये इंशाल्लाह एजेंडा होगा। और पेपर आउट, मौलवियों के भी पेपर मैंने आउट किए, इनके भी पेपर आउट कर दिए। अब मैं देखता हूं कि आपका कौन सा बड़ा है। छोटू ना इलाज करना, ना 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 ना, छोटू से मैंने नहीं बैठना, हाँ बड़ा इलाज होगा उससे बात करूंगा। छोटे तो मशहूरी के लिए आते हैं ना, बड़ा जिसने इसको स्टार्ट किया इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला और आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मेरा इत्तराम का भी रिश्ता है। ये दोनों ऑफर आफ्ताब साहब ने दी, दूसरे को मैंने दी, इकट्ठे बैठते हैं इंशाल्लाह इस मसले को हल करते हैं। मैं यही कर सकता था, अब मैंने कोई इशू छोड़ा नहीं कि जिसे एड्रेस ना किया हो। इसके बावजूद अगर कोई हटदर्मी पे है तो इंशाल्लाह
क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारे गिरबान में पकड़ूंगा अगर तुम इसी तरीके से बगैर तौबा के मरते हो। मैंने तो तुम्हें माफ नहीं करना, तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे तो मैंने कहा इन 6 दिनों में 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन हमारी दावत हक को मिलाइन करने की जो कोशिश करता है, वल्लाह मेरा कोई सगा रिश्तेदार भी हो मैं उसे भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से खत्म नबूवत की इस दावत को लॉन्च किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको हम डैमेज नहीं करने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से यह दावत हक बुलंद करते रहते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्या मैं नबी सा हाय कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाय कोई नहीं।